राजकुमारी इंदुमती ने मेरे साथ शिकार पर जाने को जिद करी। मैं उन्हें ले जाना नहीं चाहता था, मगर उनकी जिद के आगे हार गया। वहां शिकार करते करते मेरा तीर गलती से उस बंदर के बच्चे की मां के लग गया, जिसे उसकी मां की तुरंत मृत्यु हो गई। और ये देखकर उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा। राजकुमारी इंदुमती को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था भोलू। भोलू दिल का बड़ा साफ था और मेहनत करके उसे जितने पैसे मिलते थे वो उसी में संतुष्ट रहता है। लेकिन भोलू की पत्नी सुधा ऐसी बिल्कुल न थी। सुधा को हर वक्त बस एक ही बात सूझती थी और वो थी जल्दी से अमीर होना। ज्यादा पैसे न कमाने की वजह से सुधा भोलू को भी अक्सर सुनाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह, अरे उठो और जंगल जाओ, जल्दी से जाकर फल तोड़ कर लाओ, फिर उन्हें बेचना भी तो है। अरे अगर तुम इसी तरह काम करोगे तो हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। कब तक मैं ये बेरंग साड़ी पहनूं? कब तक ये बासी रोटियां खाऊं? अरे क्या हुआ मेरी प्यारी पत्नी सुधा, सुबह सुबह तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? अरे होगा क्या, इस गरीबी से तो तंग आ चुकी हूँ। भला सुबह सुबह ये रोटी चाय खाना किससे पसंद आता है? अरे भाग्यवान, मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लाओ, मुझे चाय दे दो, फिर मैं जंगल से जाकर फल तोड़ कर लाता हूँ। सुधा भोलू को चाय और रोटी खाने को दे देती है। सुधा का मन अभी भरा नहीं था। वो भोलू से कहती है, अरे मैं तो तुमसे कहती हूँ कि महल जाओ और महाराज से विनती करो, वो जरूर तुम्हें कुछ नौकरी दे देंगे। ये फल तोड़ने से किसका भला होना है? नहीं सुधा, मुझे तो ये सुकून का जीवन ही बहुत पसंद है और तुम भी जो है उसी में खुश रहना सीख लो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर भोलू जंगल के लिए निकल जाता है और सुधा पीछे से गुस्से में बैठी रह जाती है। भोलू अक्सर जंगल में लगे फल तोड़ता था और उन्हें बाजार में बेच देता था। लेकिन आज वो देखता है कि जंगल में बाहर की तरफ लगे सभी पेड़ों के फल गायब थे। अरे ये क्या, यहाँ तो एक भी फल दिखाई नहीं दे रहा। लगता है पहले किसी ने आकर फल तोड़ लिए है। एक काम करता हूँ, जंगल के थोड़ा अंदर जाता हूँ और वहाँ जाकर फल तोड़ लेता हूँ। चलो गोलू भाई, लगता है आज दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। भोलू जंगल में अंदर जाने लगता है और अंदर उसे कई फलों से लदे हुए पेट दिखाई देते हैं। भोलू फल तोड़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानवर रो रहा हो। अभी उधर जाकर देखता हूँ। भोलू अपने सारे जमा किए हुए फल वहीं छोड़कर उस आवाज का पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर वो देखता है कि एक छोटा सा बंदर का बच्चा अपनी माँ के मृत शरीर के पास बैठकर रो रहा था। बंदर की माँ की तीर लगने की वजह से मौत हो गई। ये भगवान, ये बंदर का बच्चा कितना रो रहा है। अब ये अकेला इस जंगल में कैसे रहेगा? अरे इसकी माँ के अलावा तो यहाँ इसके परिवार का और कोई सदस्य भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या करूं, क्या करूं? क्या इसे अपने साथ ले जाओ? नहीं, सुधा बहुत गुस्सा करेंगी, मगर इसे यहाँ अकेले भी नहीं छोड़ सकता। भोलू खड़े खड़े दुविधा में कुछ से बातें कर रहा था। तभी उसने जोर से कहा, अरे हाँ, एक काम करता हूँ। भोलू दौड़कर वापस जाता है और अपने तोड़े हुए फलों में से कुछ फल उठाकर बंदर के बच्चे के पास ले आता है। ये लो, रोना बंद करो और इसे खा लो। इसे खाकर तुम्हें कुछ शक्ति मिलेगी प्यारे बंदर। वो बंदर का बच्चा बड़े प्यार से भोलू के दिए फल खा लेता है। बंदर के बच्चे को ऐसा फल खाता हुआ देखकर भोलू को उस पर दया आ जाती है और वो फैसला कर लेता है कि इसको अपने साथ ही ले जाएगा। तभी एक गड्ढा खोदकर उसके माँ के शरीर को उसमें दफना देता है और इस बंदर के बच्चे को अपने साथ ले जाता है। भोलू बंदर की माँ को जमीन में दफनाकर बंदर के बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर घर ले आता है। जैसे ही सुधा भोलू के कंधे पर बंदर के बच्चे को बैठा देखती है, वो आग बबूला हो जाती है। अरे इस बंदर के बच्चे को कहाँ से उठा लाए? सुधा, इस बंदर की माँ को किसी ने मार दिया है और अब इसका दुनिया में कोई नहीं है। मुझसे इसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आ गया। भोलू की बातें सुनकर सुधा को बहुत गुस्सा आता है। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये कैसी बातें कर रहे हो?
यहाँ अपना गुजारा तो ठीक से होता नहीं और तुम इस बंदर के बच्चे को उठा के घर ले आए। सुधा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, मैं रखूंगा इसका ध्यान। पर अभी ये इतना छोटा है, मैं इसे जंगल में अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता था ना। अरे ये बंदर का बच्चा है, कोई इंसान का बच्चा नहीं जो अकेले जंगल में नहीं रह पाएगा। जानवर तो रहते ही जंगल में है। तुम बस इसे वापस जंगल में छोड़ कर आओ। मैं कुछ नहीं जानती। नहीं सुधा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वरना इसकी माँ की तरह इसे भी कोई मार देगा। जब बहुत कहने के बाद भी भोलू सुधा की बात नहीं सुनता तो सुधा गुस्से में जाकर सो जाती है। वो ना तो भोलू को खाना बनाकर खिलाती है और ना ही उस बंदर के बच्चे को। अगले दिन सुबह सुबह भोलू बाजार जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे जंगल से लाए हुए फल बेचने जाना था। सुधा अभी भी भोलू से बात नहीं कर रही थी और इसीलिए वो उसे चाय के लिए भी नहीं पूछती। भोलू दुखी होकर बंदर के बच्चे को अपने कंधे पर बिठा लेता है और हाथों में फलों की टोकरी लेकर बाजार जाने लगता है। आज से मैं तुम्हारा नाम जग्गू रखता हूँ। मेरे प्यारे बंदर, मैं तुम्हें सुधा के पास घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें वापस जंगल में ले जाकर न छोड़ दे। अरे कभी कभी वो गुस्से में कुछ भी कर देती है, मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। बंदर का बच्चा भी भोलू की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो भोलू से कहता है, मालिक, मुझे भी आपके साथ रहना पसंद है। अब आप ही इस दुनिया में मेरे साथी हो। भोलू को बंदर की ये बात बहुत अच्छी लगती है। बातें करते करते दोनों थोड़ी ही देर में बाजार पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर भोलू आवाज लगाने लगता है, फल ले लो, फल ले लो, ताजे ताजे मीठे मीठे फल ले लो। थोड़ी देर में भोलू के सारे फल बिक जाते हैं, लेकिन उसे ज्यादा पैसे नहीं मिले थे। इस बात से भोलू दुखी हो गया था। उसे दुखी देखकर जग्गू के मन में एक ख्याल आता है। अरे जग्गू, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मालिक, आप देखते जाइए। जग्गू बीच सड़क पर खूब नाच रहा है और इतने छोटे बंदर को ऐसे नाचता हुआ देखकर आसपास काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोगों को जमा होते हुए देखकर भोलू चौंक जाता है। कई लोग भोलू के पास पैसे रखने लगते हैं। जैसे ही शाम होती है, भोलू जग्गू को फिर से अपने कंधे पर बिठा लेता है और टोकरी लेकर वापस घर आने लगता है। वो जग्गू से कहता है, जग्गू, तुम्हारी वजह से तो आज मेरी कमाई बहुत हो गई है। अब तो सुधा भी तुमसे बहुत खुश होगी। मालिक, ये तो मेरा फर्ज था। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आस का। अब मैं रोज ऐसे ही आपके लिए बाजार में नाचूंगा और इससे आपको खूब फायदा होगा। हाँ मेरे प्यारे साथी, ऐसे तो हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। फिर मैं, तुम, सुधा एक बड़े से घर में आराम की जिंदगी जिएंगे। बातें करते करते भोलू और जग्गू घर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि सुधा अभी भी गुस्से में रसोई में बर्तन पटक रही थी और खाना बना रही थी। ओ सुधा, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? देखो, आज हमें बाजार में कितना फायदा हुआ है, और ये सब सिर्फ जग्गू की वजह से। मेरा मतलब है इस बंदर के बच्चे की वजह से। मैंने इसका नया नाम जग्गू रखा है। क्या फायदा? कैसा फायदा? अरे जब मैं फल बेचकर बैठा ही था, तब जग्गू ने बाजार में सड़क के बीचों बीच नाचना शुरू कर दिया और उसे देखकर कई लोग वहां आ गए। सभी लोगों को जग्गू का नाच बड़ा पसंद आया और सबने पैसे भी दिए। जग्गू की वजह से आज हमें बहुत फायदा हुआ है। देखो देखो, ये देखो। भोलू सुधा के हाथ में पैसे थमा देता है। पैसे देखकर सुधा का दिल भी खुश हो जाता है और वो कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इस बंदर के बच्चे की वजह से हमें इतना फायदा हुआ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कल आप पर ज्यादा ही चिल्ला दिया था। जग्गू, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं अभी तुम दोनों को स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती हूँ। स्वादिष्ट खाने का नाम सुनकर भोलू और जग्गू दोनों खुशी से उछलने लगते हैं। फिर सुधा उन दोनों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है। तीनों बड़े प्रेम के साथ बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं
और वो सब हंसी खुशी एक परिवार की तरह रह रहे थे। अब जग्गू भोलू का सबसे अच्छा साथी बन चुका था। वो हर चीज में उसका साथ देता था। एक दिन फल तोड़ने के लिए भोलू जंगल जाता है। जग्गू भी उसके साथ उसके कंधे पर बैठकर जंगल गया हुआ था। पिछले कुछ दिनों से भोलू की तबीयत भी खराब थी। अरे जग्गू देखो ना, आज भी किसी ने जंगल के बाहर लगे हुए पेड़ों के सब फल तोड़ लिए और फिर से हमें जंगल के अंदर जाकर फल तोड़ने पड़ेंगे और इसमें हमें ज्यादा मेहनत लगेगी। अरे मालिक, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। वैसे आप कहे तो मैं जाकर जंगल के अंदर से फल तोड़ लाऊं। झटपट पेड़ पर चढ़ूंगा और फल तोड़कर वापस आ जाऊंगा। भोलू को ये विचार बहुत अच्छा लगता है और वो जग्गू को अकेले ही जंगल के अंदर जाने देता है। भोलू वहीं बैठकर आराम करने लगता है, लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद भी जग्गू वापस नहीं लौटकर आता तो भोलू को चिंता होने लगती है। वो सोचता है, अरे इतनी देर हो गई और ये जग्गू अभी तक वापस नहीं लौटा। इतनी देर में तो हम दोनों साथ में जाकर फल तोड़कर वापस भी ले आते। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। अभी जाकर जंगल में उसे ढूंढता हूँ। भोलू जंगल में इस तरफ चल देता है जहाँ से अक्सर वो दोनों फल तोड़कर लाया करते थे, लेकिन उसे जग्गू कहीं भी नहीं दिखता। ओहो, ये जग्गू कहाँ चला गया? दिख क्यों नहीं रहा है? भोलू परेशान होकर जग्गू को इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी भोलू मालिक, को जग्गू के मालिक, चिल्लाने की आवाज सुनाई देती मालिक, है। मैं यहाँ हूँ मालिक, मुझे बचाइए। मुझे इन लोगों ने कैद किया है मालिक। भोलू जग्गू की आवाज का पीछा करता है और थोड़ी दूर पहुंचकर देखता है कि महल के कुछ सिपाहियों ने जग्गू को एक पिंजरे में कैद कर रखा था। अरे तुमने मेरे जग्गू को भला इस पिंजरे में क्यों कैद कर रखा है? छोड़ दो इसे। अरे छोड़ दो। हमें इस बंदर के बच्चे को महल ले जाना है। राजा कब से इस बंदर के बच्चे की तलाश में थे, अब जाकर मिला है। अरे इसकी वजह से छोटी राजकुमारी ने हमारे राजा के नाक में दम कर रखा है। क्या? देखिए, मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। कृपया करके आप इसे छोड़ दीजिए। और ये मेरा जग्गू है। भला महाराज और राजकुमारी का इससे क्या लेना देना? तो हम तुम्हें क्यों बताएं? हम इसे लेकर महल जा रहे हैं। तुम्हें जो कुछ भी पूछना हो आकर महाराज से पूछना। ये कहकर दोनों सिपाही जग्गू को कैद करके ले जाने लगते हैं। जग्गू भी खूब चीखता चिल्लाता है, लेकिन सिपाही उसे नहीं छोड़ते। भोलू भी रोता रह जाता है। काफी देर तक रोने के बाद भोलू किसी तरह घर पहुंचता है। अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है? आपने ऐसी रोनी सूरत क्यों बनाई हुई है? और अपना जग्गू, वो कहाँ है? सुधा, महल के वो सिपाही हमारे जग्गू को पिंजरे में पकड़ करके ले गए हैं। पता नहीं क्यों। मैंने बहुत रोका, मगर वो रुके ही नहीं। क्या ले गए? ऐसे कैसे ले गए? ये तो बड़ी ही अजीब बात है। देखिए, आप चिंता मत करिए। आज तो अंधेरा हो गया है। आप कल सुबह होते ही महल जाइएगा और राजा से बात करिएगा। मैंने सुना है हमारे राजा दिल के बड़े नेक हैं। वो जरूर हमारे दर्द को समझेंगे और हमारा जग्गू हमें लौटा देंगे। हाँ सुधा, मैं सुबह ही महल जाऊंगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं जग्गू को लेकर ही लौटूंगा। भोलू किसी तरह रात काटता है और जैसे ही सुबह होती है वो भूखे प्यासे महल की तरफ पैदल ही चल देता है। काफी देर चलने के बाद भोलू महल पहुंचता है, लेकिन सिपाही उसे बाहर ही रोक लेते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? देखो, मेरा महल में जाना बहुत जरूरी है। मुझे राजा से मिलना है। उनके पास मेरी एक कीमती चीज है। मुझे जाने दीजिए। सगु भोलू की बात सुनकर दोनों सिपाही चौंक जाते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? भला हमारे महाराज तुम्हारी कोई चीज क्यों लेंगे? चलो चलो जाओ यहाँ से। नहीं, जब तक मुझे महाराज से मिलने नहीं दिया जाएगा मैं वापस नहीं जाऊंगा। हाँ तो मत जाओ, खड़े रहो यहीं पर हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। भोलू वहीं खड़ा रहता है और सिपाही वापस अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जब भोलू बहुत देर तक खड़ा रहता है तो सिपाही सोचते हैं कि कहीं अगर महाराज को ये पता चला कि कोई ऐसे उनके महल के दरवाजे पर खड़ा है, उन्हें क्रोध ना आ जाए। ए सुनो, चलो हम तुम्हें अंदर ले चलेंगे। भोलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और सिपाही भोलू को लेकर महल की सभा में पहुंचते हैं।
वहां महाराज, मंत्री जी और महल के तमाम लोगों के साथ बैठे थे। कौन हो तुम और कहो यहां क्यों आए हो? हमारे सिपाही बता रहे थे कि तुम बहुत देर से बाहर खड़े थे और हमारे पास तुम्हारी कोई चीज है। जी महाराज, मेरा नाम भोलू है। मैं गांव में फल बेचता हूँ। मेरा एक बंदर था जिसे आपके 2 सिपाही पकड़कर यहाँ ले आए हैं। वो बंदर जग्गू मेरे और मेरी पत्नी सुधा के लिए परिवार जैसा है। हम उसके बिना नहीं रह सकते। कृपया कर आप उससे लौटा दें। ओ, तो तुम वो आदमी हो जिसने उस बंदर को पाला। देखो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, मगर मैं तुम्हें बंदर नहीं लौटा सकता। महाराज की ये बात सुनकर भोलू को बहुत चोट पहुंचती है। वो दुखी स्वर में डरते डरते महाराज से कहता है, क्या मगर क्यों महाराज? बहुत समय पहले की बात है, जब मैं शिकार पर गया उस दिन मेरी छोटी बेटी यानी राजकुमारी इंदुमती ने मेरे साथ शिकार पर जाने को जिद करी। मैं उन्हें ले जाना नहीं चाहता था, मगर उनकी जिद के आगे हार गया। वहां शिकार करते करते मेरा तीर गलती से उस बंदर के बच्चे की मां के लग गया, जिसे उसकी मां की तुरंत मृत्यु हो गई। और ये देखकर उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा। राजकुमारी इंदुमती को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। मैं किसी तरह उन्हें वापस महल में ले आया और उनसे वादा किया कि मैं कभी शिकार नहीं करूंगा। लेकिन फिर वो जिद करने लगी कि उन्हें उस बंदर के बच्चे को पालना है। मैं अगले दिन सिपाहियों को उस बंदर के बच्चे को लाने को कहा, मगर उन्हें वो कहीं नहीं मिला। मगर शायद तुम उस बंदर के बच्चे को तब तक ले जा चुके थे। राजकुमारी बिंदु ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि वो मुझसे तभी बात करेगी जब मैं उन्हें वही बंदर का बच्चा लाकर दूंगा। और कल जब सिपाही उसे पकड़कर राजकुमारी के सामने लाए, राजकुमारी ने इतने समय बाद मुझे बात की, तो इसलिए माफ करना, मैं तुम्हें उस बंदर के बच्चे को तुम्हें नहीं दे सकता। ये सुनकर भोलू को बहुत दुख होता है, लेकिन महाराज को भी भोलू का दर्द समझ में आ रहा था। इसलिए वो उससे कहते हैं, आओ भोलू, मेरे साथ आओ। महाराज भोलू को अपने साथ राजकुमारी के कक्ष में ले जाते हैं और बाहर से छिपकर भोलू को अंदर का नजारा दिखाते हैं। बाहर बालकनी में जग्गू बैठा हुआ था और राजकुमारी अपने हाथों से उसे तरह तरह के फल खिलाने की कोशिश कर रही थी। भोलू, तुम चिंता मत करो। राजकुमारी तुम्हारे जग्गू को तुमसे भी ज्यादा ख्याल रखेगी। जग्गू यहां बहुत खुश रहेगा और बदले में मैं तुम्हें सोने के सिक्के भी दूंगा। नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप मेरे जग्गू का ध्यान रखिएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अब चलता हूं। ये कहकर भोलू भारी मन से चुपचाप महल से चला जाता है और अपने घर लौट आता है। उसके घर लौटते ही सुधा उस पर सवालों की बरसात कर देती है। आप आ गए? जग्गू कहाँ है? क्या कहा महाराज ने? सब ठीक तो है? भोलू सुधा को महल में हुई सारी बात बता देता है। सब कुछ जानने के बाद सुधा कहती है, तो फिर आपने कुछ नहीं कहा? मैं और क्या कहता सुधा। राजकुमारी जग्गू का ध्यान मुझसे ज्यादा अच्छी से रख सकेंगी। अरे वो महल है महल। जग्गू महल में बहुत खुश रहेगा। भोलू के ऐसे कहने पर सुधा भी कुछ नहीं कहती है। वो भी जानती थी कि महल में जग्गू ज्यादा खुश रहेगा। दोनों पति पत्नी आज कुछ उदास थे। अगले दिन से भोलू फिर से अपने रोजमर्रा के काम में लग जाता है, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी था और उसे जग्गू की बहुत याद आती थी। धीमे धीमे भोलू की तबीयत बिगड़ने लगती है। आपको आखिर हो क्या गया है? जब से जग्गू गया है आप भी कितना बीमार रहने लगी हो। अरे आज तो हद ही हो गई। आप जंगल में फल तोड़ते वक्त बेहोश हो गए। वो तो अच्छा हुआ, उसी समय बीनू भाई जंगल में लकड़ी काटने गए हुए थे और वो आपको घर ले आए। अगर उन्होंने ना देखा होता और कोई जंगली जानवर आ जाता तो कैसे ना सोचूं। ना आप ठीक से कुछ खाते हैं ना पीते हैं, भला ऐसे कैसे काम चलेगा। इससे अच्छा तो यही होता कि आप जग्गू को वापस ले आते। इस तरह से तो आप और ज्यादा बीमार पड़ने लगेंगे। अरे भाग्यवान, इतना बुरा मत सोचो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये सब छोड़िए, कुछ खा लो, वरना आपकी कमजोरी बढ़ती जाएगी। मगर मेरी खाने की इच्छा नहीं है सुधा। तुम खा लो और सो जाओ। मुझे जब भूख लगेगी मैं निकाल कर खा लूंगा।
सुधा ये सुनकर चुपचाप वहां से चली जाती है और भोलू को अकेला छोड़ देती है। कुछ और दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह जग्गू फलों की टोकरी उठाता है। कमजोरी की वजह से उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वह गिर जाता है। सुधा भागती हुई बाहर आती है। अरे ये क्या हुआ, अब ठीक तो है? हाँ सुधा, मैं ठीक हूँ। बस टोकरी उठाते वक्त मेरा पैर लड़खड़ा गया। अब तो ये सारे फल उठाकर फिर से टोकरी में रखने पड़ेंगे। भोलू और सुधा मिलकर टोकरी में फल रखने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक सड़क के उस पार से जग्गू दौड़ता हुआ आता है और भोलू के गले लग जाता है। उसे ऐसे अचानक अपने सामने देखकर भोलू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो रोने लग जाता है। जग्गू, मेरे प्यारे जग्गू, क्या ये तुम हो या मैं सपना दिख रहा हूँ? नहीं मालिक, आप सपना नहीं देख रहे हो, ये मैं ही हूँ। मैं आपके पास वापस आ गया, देखिए। मगर आप कितना बीमार लग रहे हैं मालिक। तभी पीछे से महाराज की आवाज आती है। जग्गू भोलू की गोद में बैठा होया है तो देखता है कि उसके सामने महाराज और राजकुमारी दोनों खड़े थे। जग्गू, तू भी कितना बीमार और मुरझाया हुआ सा लग रहा है ने? लगता है कि तूने भी बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्योंकि यही सच है भोलू। तुम्हारे जाने के बाद से हमने इसे कई जगहों के स्वादिष्ट फल, खाना और पता नहीं क्या क्या खिलाने की कोशिश की, जैसे खाना पीना ही छोड़ दिया था। इस बंदर का दिल तो तुम्हारे बगैर लगा ही नहीं भोलू। हाँ, और मैं इसे ऐसे परेशान नहीं देख सकती थी। मैंने इसे महल में लाने की जिद इसलिए की थी क्योंकि मुझे लगा था कि मैं इसका ख्याल रखूंगी, क्योंकि मेरे पिता की वजह से इसकी माँ की जान गई थी। लेकिन अगर ये मेरे साथ रहता तो आपकी याद में इसकी भी जान चली जाती, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। सही कहा राजकुमारी, इनका भी यही हाल था। ना ठीक से खाते थे ना पीते थे। भोलू और जग्गू एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे और उनके ऐसे प्यार को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जग्गू ही भोलू का असली साथी है और वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। इसके बाद से दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे